नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अभी जो नया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोलते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। कैसे जो नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसके तहत जो CPSEs है, उनका फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, क्या उनको रोल दिया जाने वाला है, और जो भी अभी जो बजट में जो इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स लाए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है, वो एक क्लियर रोड मैप देगी, जिसकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आने वाले टाइम में कैसे मैनेज किया जाएगा। और इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उनके अंदर ही PSUs रखी जाएगी, जो कि बेयर मिनिमम रखी जाएगी। सबको नहीं रखेंगे, बेयर मिनिमम रखा जाएगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर। और जो बचे हुए PSUs है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर, या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा या फिर क्लोज किया जाएगा। दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं अभी कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी PSUs है गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर जाएगी, कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने वाली है सरकार। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई 2020 में इन्होंने पॉलिसी अनवेल किया था, लेकिन उस टाइम इन्होंने बोला था कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उनके अंदर 4 PSUs रखी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस जो पॉलिसी में चेंज कर दिया इन्होंने, बेयर मिनिमम लेवल रखा है दोस्तों की बेयर मिनिमम PSUs ही हम लोग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर रखने वाले हैं। बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू। और उस टाइम पे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, वो अभी भी इस पॉलिसी में भी है, जो कि कैबिनेट ने अप्रूव किया। तो कौन कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आने वाले जो भी फ्यूचर है उसमें PSUs के लिए। दोस्तों, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, पहला स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इसके अंदर एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, एंड लास्टली बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कुल मिला के ये जो सेक्टर्स है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का दर्जा दिया गया है कैबिनेट ने। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये सेक्टर्स है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, और बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके अंदर बेयर मिनिमम PSUs को रखा जाएगा। इनके अलावा जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, उन सबको प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दिया जाएगा दोस्तों, एक जो प्रोसीजर है सेल ऑफ का, उसके थ्रू। स्टार्ट में जब पॉलिसी अनवेल हुआ था, उस टाइम एक 4 PSUs रखने का प्लान था हर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, लेकिन फिलहाल उस कैप को हटा के बेयर मिनिमम रख दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट की मर्जी है कितना PSUs वो रखना चाहता है, अपने एक कोई फिक्स सीमा नहीं है, अपना मन के अनुसार कुछ एक नीति आयोग के प्रपोजल के अनुसार वो बेयर मिनिमम जो नीति आयोग रिकमेंड करेगा, उनको ये लोग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, एक बार गवर्नमेंट तय कर पाती है कि किस PSUs को हम रखना है स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत, जो बची हुई PSUs रहेगी, या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा, या मर्ज किया जाएगा, या सब्सिडरी बना दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग PSU है उसकी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पॉलिसी का रोल है वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको तो मिनिमाइज करना है, और जो एक प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए एक नया इन्वेस्टमेंट स्पेस क्रिएट करना, ताकि वो प्राइवेट कैपिटल आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस आएगा, वो ग्रोथ, हमारे देश की जो इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, और जो न्यू जॉब्स है वो भी क्रिएट करेगा प्राइवेट सेक्टर का इस स्पेस को ऑक्यूपाई करना। और दोस्तों, इन PSUs के सेल ऑफ से जो पैसा आएगा, वो गवर्नमेंट सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको फंडिंग करने के लिए काम करेगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो नया पॉलिसी है एक सिग्निफिकेंट क्यों है। जो पहले भी जो प्रयास रहे हैं पूर्व में भी, जो गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट के या सेल ऑफ के, उनसे हट के कैसे है, सिग्निफिकेंट कैसे है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं मोदी सरकार के 2014 में पावर में आने के बाद में, इनका जो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि देयर इज़ नो बिजनेस टू बी फॉर द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट है, बिजनेस सेक्टर्स जो भी हैं जहाँ पे बिजनेस है उससे निकलना चाहते हैं, उनसे एग्जिट करने का तो इनका स्टार्टिंग से प्लान था। और ये जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इशारा करता था कि जो मेजर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। और जो हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो PSUs को एक बड़ा रोल दिया गया था हर एक सेक्टर के अंदर, काफ़ी बड़े बड़े एक मेजर जो एरिया है ऑपरेशंस का, प्रोडक्शंस का, PSUs को बड़ा रोल दिया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ में, और एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा
पीएसयूज को काफ़ी ज़्यादा रोल मिला हुआ था दोस्तों। पीएसयू काफ़ी ज़्यादा एक अपना इस हर एक जो सेक्टर है उसके अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था। हालांकि जो उनका पहला टर्म था मोदी सरकार का, उसके अंदर कुछ ज़्यादा खास सफलता नहीं मिली थी, एक्सेप्ट जो एयर इंडिया था उसका इनको 76% स्टेक बेचने का टारगेट रखा था। हालांकि उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली थी क्योंकि पीएसयू काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रही थी और कोई इन्वेस्टर्स में लाया नहीं था, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर खरीदने वाला। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लोन से काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग पीएसयू थी एयर इंडिया, इसीलिए। और उस टाइम इन्होंने कुछ माइनर जो पीएसयूज थे उनको सब्सिडीज बेचा था उन, हालांकि उस जो प्रोसीड्स आई थी उनको इन्होंने अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने में काउंट किया था। जैसे एचपीसीएल को एक ओएनजीसी का सब्सिडी बनाया था इन्होंने। कुछ ज़्यादा खास सफलता नहीं मिली थी इनको फर्स्ट टेन्योर में, तो उसी के लिए अब सेकेंड टेन्योर में इन्होंने कुछ हट के कुछ अलग और एक मेजर ये चेंजेस करना चाहते हैं जो इनकी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है उसमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड इनिंग्स की मोदी सरकार की, इसमें काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म देखा गया जो प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ा रोल देने का लिए। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पीएसयूज को आइडेंटिफाई किया हुआ, हम देखते हैं कौन कौन से पीएसयूज को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हुआ दोस्तों इसके अंदर एयर इंडिया अब स्ट्रेटजी सेल कंप्लीट 100% सेल करने का इन्होंने टारगेट रखा है कि हम एयर इंडिया का पूरा जो है स्टेक्स 100% स्टेक सेल करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे जो महारत्न ऑयल पीएसयू बीपीसीएल उसको भी ये लोग पूरी तरह से बेचने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक सेल करने वाले, 100% डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको भी ये लोग बेच रहे हैं। उसके बाद में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पावन हंस, इन सब पीएसयूज को ये लोग बेच रहे हैं दोस्तों। हालांकि इन सब पीएसयूज के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रोसीजर है वो अंडरवे है। हालांकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा जो प्रोसेस है थोड़ा अफेक्ट हुआ है। और जो नई पॉलिसी है ये कुछ हट के कुछ अलग से मेजर टारगेट कर रही है। और ये जो पॉलिसी है जो 439 जो सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनका फ्यूचर जो किस तरह से किसका पैटर्न रहेगा, फ्यूचर ओनरशिप पैटर्न को कहीं ना कहीं एक दिशा देने का काम कर रही है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो पीएसयूज है या तो बंद कर दी जाएगी या फिर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। और इस पॉलिसी के अंदर जो मेजर जो एक पॉइंट देखा गया है दोस्तों, पहली बार बैंकिंग सेक्टर और दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी डिसइन्वेस्टमेंट जो इनका जो प्रोसीजर है डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर लाया जा रहा। तो एक बड़ा बदलाव है। बैंकिंग सेक्टर से इतने ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं देखे गए थे पहले, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर इस बार बजट में भी अनाउंस किया गया कि 2 जो बैंक है उनको डिसइन्वेस्टमेंट के तहत लाया जाएगा दोस्तों। और एक जनरल इंश्योरर है उसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। साथ में जो LIC है उसका IPO भी लाया जाए। कुल मिला के मार्केट में लिस्टिंग भी होगी LIC की। बड़ा बहुत ही प्रतिष्ठित इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों LIC। हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहले की जो पॉलिसीज़ थी जैसे वाजपेयी एरा की, उनसे किस तरीके से अलग है। इस पॉलिसी के अंदर ऐसा क्या नया है, क्या हट के है पहले जो नहीं था, और मेजर जो थ्रस्ट दिया जा रहा है अब इसमें जो उन चीज़ों को हम देखते हैं कैसे अलग है ये पॉलिसी जो पहले की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ आई है उनसे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, 2004 में जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए थे। और उस टाइम 1999 से 2004 के बीच में काफ़ी सारी पीएसयूज में एक स्टेक सेल इन्होंने किया था वाजपेयी गवर्नमेंट ने दोस्तों। जैसे कुछ पीएसयूज हम देख सकते हैं, मॉडर्न फूड्स, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, VSNL और कुछ होटल्स थी। वो जो पीएसयूज थी उसको उस टाइम पे थोड़ा सेल ऑफ किया गया था दोस्तों वाजपेयी सरकार ने। लेकिन एक बड़े लेवल पे पीएसयूज नहीं देखे गए थे, छोटे पीएसयूज थे जो कि बहुत ही काफ़ी नीचे के लेवल के पीएसयू जिनमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, उन पीएसयूज को उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को सौंपा गया था। और दोस्तों उस टाइम भी एयर इंडिया को बेचने का एक डिसीजन हुआ था। हालांकि उस टाइम डिसीजन जो पॉलिटिकल जो आउटक्राई था, पॉलिटिकल हंगामा हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा टाल दिया गया था। उस टाइम नहीं हुआ था एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। हालांकि उस टाइम ये ठीक ठाक हालत में थी, शायद उस टाइम हो जाता तो आज लॉस मेकिंग वाली चीज़ नहीं देखने को मिलती। और वाजपेयी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन की वो एक केस बाय केसेस वाली थी दोस्तों। लेकिन अभी जो करंट जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इसके अंदर बेयर मिनिमम पीएसयूज को ही रखा जाएगा, यानी कि एक बड़े लेवल पे प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा। पहले ऐसा केस नहीं था पुरानी पॉलिसी में। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी पीएसयूज हैं और जिनको बेचा जाएगा, व्हाट इज़ लाइकली टू बी सोल्ड। दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो मेजर जो है एयर इंडिया से गवर्नमेंट कम्प्लीटली चाहती है, बहुत
फेल्ड अटैम्प्ट भी हो चुके हैं। तो एयर इंडिया इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद में बीपीसीएल जो कि एक महारथन कंपनी है, अच्छा खासा मार्केट वैल्यूशन, एक अच्छा खासा इनको रिसीट होने वाला दोस्तों बीपीसीएल से हम एक मान सकते हैं क्लियरली, क्योंकि काफ़ी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी मेगा कंपनी है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है एटलीस्ट बीपीसीएल से। और बीपीसीएल केस में काफ़ी प्रोग्रेस भी कर ली है, काफ़ी टाइम से चल रहा है दोस्तों। पिछले डेढ़ साल से बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें चल रही है, 1.5-2 साल से। तो काफ़ी प्रोग्रेस किया गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट बीपीसीएल और एयर इंडिया को इसी फिजिकल के अंदर चाहती है कि वो अगले फिजिकल में कंप्लीटली एग्जिट हो जाएगी दोनों पीएसयू से। और दोस्तों इस बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया 1.75 लाख करोड़ रुपये। हालांकि गवर्नमेंट इस बार कॉन्फिडेंट है कि वो लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। जो पिछले साल का टारगेट रखा गया था 2.10 लाख करोड़ रुपए, हालांकि वो तो अचीव नहीं हो पाया था। उसके इतना बड़ा टारगेट था। वो सिर्फ रिसीट अभी जो हुआ इस साल में सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए है। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पैंडमिक का एक वजह बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से जो रिसीट्स है वो नहीं आ चुकी है गवर्नमेंट की। जो प्रोग्रेस थी वो एक तरह से एक रुक सी गई थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो लॉकडाउन है, बहुत सारे जो कोरोना वायरस पैंडमिक से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही थी, उनमें बिजी हो गई थी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब पीएसयूज को बेचना या प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, किस तरीके से जो सेक्टर्स है, कौन से सेक्टर्स में से कुछ सेक्टर ऐसे रखे गए हैं इसमें न्यू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कि उनको गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में रखेगी। तो हम लोग देखते हैं क्या प्रोसीजर है, कौन डिसाइड करेगा और कैसे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेट के हाथों में सौंपना, किसका नंबर आएगा, वो सब कैसे डिसाइड होने वाला है। दोस्तों इसके अंदर जो नीति आयोग है उसको जॉब दिया गया है दोस्तों सजेस्ट करने का कि कौन सी जो पीएसयू है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखे जानी है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले नीति आयोग सजेस्ट करेगा, वो जो लिस्ट है वो फिर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के पास जाएगी और फिर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है वो जो लिस्ट को दोस्तों शॉर्ट लिस्ट करके आगे भेजेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास में, जिसके अंदर 3 मिनिस्टर्स रहेंगे। पहला मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो कि निर्मला सीतारमण जी है। दूसरे नंबर पे हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई मंत्री है नितिन गडकरी जी। और तीसरे नंबर के जो मंत्री रहेंगे, जो भी मंत्रालय है जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है जो पीएसयू, वो मंत्री रहेंगे। तो कुल मिला के 3 जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो ग्रुप रहेगा दोस्तों वो डिसाइड करेगा। और उसके बाद में उसके रिकमेंडेशन है, उसके बाद में जो दीपाम जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास में एक नोट भेजेगा अप्रूवल के लिए। और फाइनल जो अप्रूवल है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की ठप्पा मोहर लगेगा। उसके बाद में जो है अप्रूवल मिलेगा बेचने का या रखने का जो भी है। और दोस्तों अभी जल्द ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नीति आयोग है जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर से कौन सी 77 पीएसयूज हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ में रहने वाली है, कुल मिला के गवर्नमेंट रिटेन करने वाली ये लिस्ट नीति आयोग को देने का काम सौंपा गया है। तो ये लिस्ट बहुत ही जल्दी जारी होने वाली है नीति आयोग से। दोस्तों हम लोग अभी एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर ये पॉलिसी लागू नहीं होती, या फिर हम यूँ कह सकते हैं वो जो पीएसयूज है या वो जो एंटिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही रहने वाली है। दोस्तों जो भी फूड और फूड एक्टिविटीज़ अलाइड एक्टिविटीज़ है फार्म सेक्टर से, जैसे कि सीड जो कुछ पीएसयू जो फार्मर्स को सीड्स बीज देती है, या फिर जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोक्योरमेंट करती है दोस्तों और डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो पब्लिक स्पेस में ही रहने वाली है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल जो पीएसयूज है कुछ जैसे रेलवेज है, पोस्ट्स है, और दोस्तों फिजिकली चैलेंज्ड जैसे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती है वो तो उनका रोल ही अलग है, तो उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी पीएसयूज है दोस्तों SC/ST जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको सहायता कर रही है, उनको लोन दे रही है, फाइनेंसिंग कर रही है डेवलपमेंट उनके एक्टिविटीज़ को दोस्तों, वो सब भी पीएसयूज गवर्नमेंट स्पेस में रहने वाली है। और जो पीएसयूज जो गवर्नमेंट का डाटा मेंटेन कर रही है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पीएसयूज को भी पब्लिक सेक्टर स्पेस में ही रखा जाएगा। दोस्तों अब लोग हम देख लेते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स है जब भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को थोड़ा प्राइवेटाइज कर रही है। जो नया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत जो पीएसयूज को बेचा जाएगा तो क्या
जो रिस्क हो सकती है, या फिर यूँ कहें कि जो इन्वेस्टर्स इनको खरीदने आएंगे उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर वो चैलेंजेस को कंसिडर करेंगे जब वो बिड करेंगे। जब दोस्तों जो मार्केट वैल्यूएशंस हैं वो सब चीज़ हम आगे डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। अभी जैसे आपको पता ही है जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो टर्मोइल के थ्रू जा रही है कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो मार्केट वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है दोस्तों। जो गवर्नमेंट चाह रही है जितना रेवेन्यू है, जो वैल्यूएशन चाह रही है, जितना पैसा चाह रही है पर्टिकुलर PSU से, उतना ना मिले और मे बी अंडर वैल्यूड वैल्यू पे गवर्नमेंट को बेचना पड़े। जैसे एयर इंडिया के केस में काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी कम है बिकॉज लॉस मेकिंग PSU इसलिए। हालांकि कुछ जो इसलिए जो गवर्नमेंट है जैसे BPCL, उसको जब एक अच्छा खासा महारथन कंपनी है तो वही ये गवर्नमेंट एक अच्छा खासा जब PSU एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही होती है उस टाइम में बेच के अपना जो मार्केट वैल्यूएशन या फिर यूँ कहीं अच्छे दामों में बेचना चाहते हैं। BPCL का यही मेन रीज़न है कि अभी अच्छा परफॉर्म एक महारथन PSU को बेचने का यही रीज़न है कि मार्केट से अच्छा खासा गवर्नमेंट को पैसा मिले। और दोस्तों जब PSU अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ओबियसली जो वैल्यू जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा देने को रेडी हो जाएंगे। उनको एक अच्छी खासी एक बहुत ही अच्छी एक वेल रन वेल मैनेज जो PSU है वो मिल रही है, तो ओबियसली जो इन्वेस्टर्स है वो एक अच्छा खासा पे देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और दूसरा जो खतरा है वो है कि जब डील होने के बाद में जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक एजेंसी जैसे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया है, CBI है, ये सब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और टेंशन वाली जो प्रॉब्लम्स हो सकती है डील के बाद में इन एजेंसीज़ का कुछ रोल आता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इन संबंधित जो भी है काफ़ी एक क्लियर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक क्लियर जो है एक इनके एक क्लैरिफिकेशन एक कंसिस्टेंट डायरेक्शंस गाइडलाइंस इशू करनी पड़ेगी इन चीज़ों के बारे में भी कि कैसे ये जो एजेंसीज हैं उनसे संबंधित कुछ पॉइंट आते हैं तो किस तरीके से डील करना है। और दोस्तों जो प्राइवेटाइजेशन है, नॉर्मली एक जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो गुड आइडिया बताते हैं कि ठीक अच्छा आइडिया है जिससे कि जो कुल मिला के जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अच्छा बूस्ट मिलेगा और जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की वो कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद लगाई जाती है प्राइवेटाइजेशन से। और दोस्तों लेकिन जब इकोनॉमी जो रिसेशन में होती है तो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम में अगर आप प्राइवेटाइज करते हो तो ये जो है इकोनॉमिक रिकवरी को कुछ फ़ायदा मे बी सिर्फ और सिर्फ डैम्पर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो PSU को प्राइवेटाइज करते हैं तो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटीज़ है, जो एग्जिस्टिंग जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वही सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, कुछ नया जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है दोस्तों। तो इसी केस में मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो रिसेशन के टाइम में कुछ अलग से ग्रोथ में सहायता नहीं करेगा, शायद ऐसा मानना इकोनॉमिस्ट का दोस्तों। क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही आप बेच रहे हो, इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही खरीद रहे हैं, कुछ नया ऐड नहीं हो रहा इकोनॉमी के लिए दोस्तों हमने इस वीडियो में जो नया डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आप नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक का बटन दबाइए, साथ में वीडियोज़ को आप अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।